हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्र कॉमर्स पॉइंट। तो आज हम फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें जो लेनदार था वो हमारा छूट गया था, उसको किस तरह से हम दर्शाते हैं और वो किस तरह से क्वेश्चन में आता है, ये हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक है, तो ये बुक में क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो स्किप ना करें, कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वो मैं पढ़ देता हूँ। दिया गया तुलन पत्र अ और ब का है, जो 31 दिसंबर 2014 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। मतलब अ और ब कोई साझेदार हैं जो 31 दिसंबर 2014 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। अ और ब 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। मतलब जो दो साझेदार हैं अ और ब, वो 2 और 1 के अनुपात में अपना लाभ विभाजन करते हैं, यानी 2:1 के भाग में अपना लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2016 को अ और ब का तुलन पत्र, यानी जो 31 मार्च जब हुआ तो उस समय जो अ और ब का तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट था वो कुछ इस प्रकार था। देय विपत्र यानी बिल्स पेबल जो था वो 10,000 था। क्रेडिटर 58,000 था। बकाया व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 है। पूंजी अ का 1,80,000, ब का 1,50,000। हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड कितना है 10,000। कैश एट बैंक है 40,000। विविध देनदार यानी कि डेप्टर्स हैं, सन्डी डेटर्स 60,000 के हैं। स्टॉक जो है हमारा 40,000 का है। और जो संयंत्र यानी मशीनरी है वो 1,00,000 का है। और भवन 1,50,000 का। जो बिल्डिंग है हमारे पास वो 1,50,000 की। टोटल बैलेंस शीट के डेबिट साइड की यानी संपत्ति साइड की टोटल 4,00,000 है। और जो दायित्व पक्ष का है यानी दायित्व पक्ष का भी टोटल 4,00,000 है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। निम्न शर्तों पर स नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, यानी जो अ और ब थे, पहले साझेदार अ व मतलब अ और ब थे, दो ही साझेदार थे जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2 और 1 का था। बाद में एक और साझेदार आया स, ठीक, तीसरा साझेदार है स प्रवेश करता है। लाभ में 1/4 भाग के लिए स 1,00,000 रुपये पूंजी और 60,000 रुपये ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। मतलब जो स है वो पूंजी व्यापार में अपने लाभ को तो जो लाभ है वो जो तीसरा साझेदार है स, वो लाभ में हिस्सा लेने के लिए, यानी लाभ में हिस्सा लेने के लिए, फर्म के लाभ में हिस्सा लेने के लिए अपने लाभ का वो 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश करता है, जिसके लिए वो पूंजी के रूप में, पूंजी यानी कैपिटल के रूप में 1,00,000 रुपये लाता है, ठीक। और ख्याति के रूप में ना 60,000 रुपये ला रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसके लिए पहला शर्त है संयंत्र यानी कि मशीन का मूल्य 1,20,000 रुपये आका गया और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ डेट डाल देंगे हम फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर
31 मार्च 2016। ठीक, अब ये हमारा पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर ये पार्टिकुलर हो गया और फिर से ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये पढ़ लेते हैं। तो पहला है संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया है। संयंत्र यानी कि जो संयंत्र है इसका अर्थ है मशीन, जो मशीन है, जो बिजनेस में मशीन है उसका मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया। यानी जो मशीन का मूल्य है 2016 में वो 1,20,000 रुपये है, जो कि पहले था इसका मूल्य 1,00,000 रुपये था। तो 1,00,000 पहले 1,00,000 रुपये था, बाद में 1,20,000 हो गया, यानी कि 20,000 रुपये का हमारा जो मशीन का मूल्य है वो बढ़ गया। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई। तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्रेडिट साइड होगी। क्यों, किस तरह, मशीन के रूप में, क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, फिर उसी में है और भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। यानी जो भवन का मूल्य है, यानी कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें 10% बढ़ गया है, यानी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 10% और बढ़ गई है। तो जो बिल्डिंग है हमारी वो है 1,50,000 की, 1,50,000 की, 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000 रुपये बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया। तो भाई जो बिल्डिंग का मूल्य बढ़ा यानी कि संपत्ति, जो भवन है हमारा वो भी हमारे लिए एक तरह का संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि यानी कि हमारे लिए फायदा है एक तरह का। तो वो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को हम क्रेडिट साइड दर्शाते हैं, या फिर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कह सकते हैं, या फिर जो फायदा हो रहा है हमें वो कह सकते हैं। दोनों को हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दर्शाते हैं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये अधिक आंका गया। यानी जो स्टॉक है उसका मूल्य भी 4,000 रुपये अधिक आंका गया, यानी पहले जितना था उससे 4,000 और अधिक उसका मूल्य आंका गया, यानी बढ़ गया। मतलब जो पहले 40,000 का था स्टॉक, जो है हमारे पास 40,000 का था, अब उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू 44,000 हो गई, यानी 4,000 बढ़ गया। यानी 40,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो 44,000, यानी उसकी मूल्य 44,000 हो गया। लेकिन हमको जो मूल्य बढ़ा है वो बढ़ा कितना है, सिर्फ 4,000। तो बाई स्टॉक 4,000 लिख देंगे क्योंकि 4,000 ही बढ़ा है। ठीक है, अब चौथा जो है वो देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाना। यानी जो डेटर्स थे हमारे, यानी जो हमारी संपत्ति थी, यानी जो डेटर्स था, ठीक है, वो कम हो गया। यानी जो हमारा संपत्ति मिलना था, यानी डेटर्स के रूप में जितना हमें पैसे मिलना था उसमें कमी हुई। जैसे हमारे देनदार थे 60,000 के, ठीक, हमको 60,000 रुपये मिलना था, लेकिन इसमें से अब 5% नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 6 × 30 यानी कितना, 3,000 रुपये। पहले हमें 60,000 रुपये मिलना था, ठीक है, देनदारों से। और देनदार हमारे लिए क्या होते हैं, एक व्यापार के लिए देनदार क्या है, उनकी संपत्ति है। एक व्यापार के लिए व्यापार के देनदार यानी डेटर्स संपत्ति होती है। तो संपत्ति से एक तरह से मानते हैं, संपत्ति से हमें 60,000 रुपये मिलने थे, डेटर से हमें 60,000 रुपये मिलने थे, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उस पर 5% बैड डेब्ट रिजर्वेशन करना है, यानी प्रोविज़न करना है, यानी 5% हमें देनदारों से नहीं मिलने वाला है। तो 60,000 का 5% यानी कि 3,000 होता है। तो वो 3,000 हमारे लिए एक तरह का घाटा है, क्योंकि पहले 60,000 मिलने वाला था, लेकिन अब घट के वो 57,000 हो गया, क्योंकि 3,000 नहीं मिलने वाला था। जब 60,000 में 3,000 कर देंगे तो 57,000 आएगा, यानी अब हमें सिर्फ 57,000 मिलेगा। पहले हमें 60,000 मिला था, ठीक, तो ये तो ठीक था, लेकिन अब हमें 57,000 ही मिलेगा, यानी 3,000 हमारे लिए एक तरह का घाटा हो गया। क्योंकि हमारे संपत्ति के मूल्य में कमी आ गई।
और संपत्ति के मूल्य में कमी को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखाते हैं। ये मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में भी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स प्रोविजन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, कितना 3000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो और 5वां है गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि 1000 रुपये पाई गई। गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि यानी कि जो गैर है, मतलब ऐसी राशि जो लिखित नहीं है, मतलब जो क्रिएटर्स थे वो गैर अभिलेखित है, यानी कि वो बगैर लिखी हुई थी, जिन्हें हम लिखना भूल गए थे। तो ऐसी राशि पाई गई है क्रिएटर्स की, जिसे हमें चुकाना है 1000 रुपये। तो चूँकि हमारे दायित्व जो पहले था, कितना था, जो हमारा दायित्व था पहले वो 58,000 का था, लेकिन अब उसमें 1000 रुपये की और वृद्धि हो गई, तो हमारा जो दायित्व है वो बढ़ गया। तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रूल है रिवैल्यूएशन का, कि अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू क्रेडिटर्स। यहाँ हम क्रेडिटर्स क्यों लिखे, क्योंकि हमारे दायित्व में वृद्धि हो गई, और दायित्व भी किस तरह के बढ़े, लेनदार के रूप में, जिन्हें हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो 1000 रुपये हम ये लिख देते हैं। अब आगे बस इतना ही है। अब हम इसका पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर देते हैं। तो जब इसका टोटल करेंगे तो जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है कि इस साइड की अमाउंट ज़्यादा है, यानी क्रेडिट पक्ष का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। कितना है, 20 और 15 35 हो गया, और 4 39,000, यानी 39 39,000, और ये कितना है 3 1 4,000। तो जब हम 39,000 में 4,000 घटा, यहाँ 39,000 लिख देंगे, और अब 4,000 घटा देंगे, तो 39 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है, 35,000 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि जब डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से कम होता है तो अंतर की राशि लाभ होती है, ये आपको ही पता है। तो अगर इसके विपरीत डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा होता और क्रेडिट पक्ष का योग कम होता तो अंतर की राशि हानि होती, ठीक है। तो अभी क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो अंतर की राशि लाभ हो गई। अब इस लाभ हानि को हम ए और बी में बांट देंगे, ठीक है। इस लाभ हानि को, जो ये लाभ हानि हुआ है, इसको हम ए और बी के अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में, ये पुराने अनुपात यानी 3:2 के अनुपात में। तो जब हम 35,000 का 2/3 निकालेंगे, तो जब इसका हम भाग देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3, और ये 2 बचा 20 हो गया, तो 3 छक 18, फिर ये 3 छक 18, फिर ये 6, ऐसे 6 6 बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब हम भाग दिए तो ये कितना आया, 6 6 बढ़ते गया। तो 3 दूनी 3 एकम 3 3 एकम 3, क्योंकि एक ही बार जाएगा, फिर 2 बचा 20 हो गया, ठीक। और फिर 3 का भाग दिए तो 3 छक 18, फिर 20 में से 18 घटाया 2 बचा, फिर ये 0 उतर गया 20 से, तो 20 हो गया। फिर 3 से भाग दिए तो 3 छक 18, फिर से ये इसके साथ भाग दिए तो 6 18, फिर ये दशमलव लग गया, यानी दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्या ये बार बार जाता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ख़त्म नहीं होगा तो ये ऊपर लगा देते हैं कि ये बहुत लंबा तक जाएगा। तो अब इसका ये तो हो गया 11,666.66 पैसे, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हमारे ए का हिस्सा निकल जाएगा कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो दूसरे मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ की 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हाथ की 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हाथ की 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हाथ की 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, हाथ की 1, और 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे बी का हिस्सा 2333.32। ठीक, अब ए का हिस्सा हो जाएगा ये 1.66। इसको हम 6 ना लिख के, क्योंकि ये 6 है तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद अगर 5 से ऊपर होता है तो उसको हम एक बढ़ा देते हैं, तो ये 7 लिख सकते हैं इसको हम। यानी ये वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या में एक ऐड कर देते हैं, तो ये 6 है तो एक ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हम 67 लिख सकते हैं इसको। और इसको हम क्योंकि 5 से कम है ये संख्या और ये भी 5 से कम है, तो इसको हम सीधे दशमलव के बाद हटा सकते हैं। यानी दशमलव के बाद अगर 50 से ज़्यादा है तो मतलब 50 पैसे से ज़्यादा है अमाउंट, तो उसमें ये 3 की जगह ये 4 हो जाएगा, यानी उसकी दशमलव के बाद वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा। अगर दशमलव के बाद 50 पैसे से कम अमाउंट है तो वो राउंड ऑफ में जितना है उतना ही रहेगा। ठीक, जैसा कि यहाँ पे है और जैसा कि यहाँ पे 1 बढ़ा है तो ये जुड़ता है। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये रहता है तो हमारा सही है। तो 7 3 10 की 0 हाथ की 1, 6 3 9 1 10 की 0 हाथ की 1, 6 3 9 1 10 की 0 हाथ की 1, 3 1 4 1 5 2 1 3, सही है। ठीक है, ये तो आ गया सही हमारा कि किसको कितना भाग मिला। ठीक है, अब हम इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री की जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी एक लेजर जब हम बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी का लेजर बनाते हैं यानी कि ये एक तरह का रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही लेजर है। हमने रिवैल्यूएशन का अकाउंट का क्या बनाया है, लेजर बनाया है। तो जिसका हम लेजर बनाते हैं उसका नाम उसके लेजर में कहीं पे भी नहीं होता है, लेकिन जो मद होती है वो उसके उल्टा साइड में चली जाएगी। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट है, ठीक, तो उसकी मद यानी उसकी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो उसके क्रेडिट में क्या जाएगा, ये 2 वाले हिस्सा, यानी कि रिवैल्यूएशन के जो रिवैल्यूएशन के जो लेजर का डेबिट साइड की मदें हैं ये इसके 2 में चले जाएंगे। अगर इसके विपरीत अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो इसके डेबिट में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेजर के क्रेडिट साइड की मदें होंगी वो इसके डेबिट में चले जाएंगे। जैसा कि हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। अगर हम रिवैल्यूएशन, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं तो हम 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 में लिखेंगे हम ये, ठीक है, इसकी टू साइड की, तो बैड डेब्ट हो जाएगा। बैड डेब्ट प्रोविजन टू क्रेडिटर्स टू, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को एक अलग से ही दिखाया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको रिवैल्यूएशन के साथ अलग से दिखाया जाता है। तो ये था डेबिट का। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो 2 में क्या होगा, ये इसके क्रेडिट साइड जो डेबिट साइड की मदें हैं वो उसके जनरल एंट्री में, रिवैल्यूएशन के जनरल एंट्री में क्रेडिट में चले जाएंगे। और जब अगर मान लेते हैं ये जनरल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं तो जिसका लेजर बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं, तो अगर रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं
तो जो बैड डेब्ट है यानी जो उसके क्रेडिट में है, लेजर की जो क्रेडिट वाली मदें है वो उसके लेजर के डेबिट साइड में चली जाती हैं, जैसा कि ये गया है टू बैड डेब्ट और क्रेडिटर्स रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में गई हैं, जबकि जर्नल एंट्री में क्रेडिट थी लेकिन रिवोल्यूशन के लेजर में डेबिट साइड में गई हैं। ठीक, अब दूसरी एंट्री, अगर रिवोल्यूशन क्रेडिट हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो बाकी मदे हैं बाई मशीन अकाउंट डेबिट, बाई का उपयोग नहीं करते इसमें, सॉरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट क्या हुआ है, इसकी क्रेडिट साइड की मदें, यानी जो जर्नल एंट्री की डेबिट साइड की मदें हैं, यानी जो डेबिट वाली मदें हैं वो जब लेजर में जाएंगी तो क्रेडिट पक्ष की ओर जाएंगी, यानी जर्नल एंट्री के लेजर साइड, जो जर्नल एंट्री की डेबिट की मदें हैं वो लेजर में क्रेडिट में जाएंगे, और जो डेबिट में है वो तो क्रेडिट में चलेंगे, और जो क्रेडिट में है वो लेजर के डेबिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था दो एंट्री, एक जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई या कमी हुई, और दूसरा यहाँ संपत्ति के मूल्य में कमी हुई थी और यहाँ संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई थी। अब तीसरा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यानी कि टू में आएगा, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा। तो जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 35,000, यहाँ भी 35,000 हो जाएगा। अब जहाँ पे जो अमाउंट होगा वो मशीन की हो जाएगी 20,000, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ 15,000 और ये 4,000, और जो इसमें आएगा वो इन सब का टोटल हो जाएगा, यानी 20, 15, 35 और 4, 39,000। ये क्रेडिट साइड थोड़ा टेढ़ा में लिखी जाती है, यहाँ पे छोड़ के जब ठीक। और जो ये इसकी अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, यानी 4,000 हो जाएगा, और जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो इसका होगा, ये मिटा देते हैं थोड़ा, जनरल एंट्री बनाने के लिए हम ये मिटाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए हमें थोड़ा सा। हाँ, तो अब जो बैड डेब्ट था हमारा वो 3,000 का था, और जो क्रेडिटर था वो 1,000 का था, यानी इसका टोटल मैच कर गया, 3 4,000 हो गया, 3 4,000 हो गया। ये ऐड करेंगे तो हमारा 39,000 होता है, और ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट ये 39,000 होता है, यानी ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेबिट पक्ष का अमाउंट और क्रेडिट पक्ष का अमाउंट दोनों बराबर होने चाहिए, तब तो जनरल एंट्री सही है, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और ऐसे उसकी जनरल एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के आधार पर ही हम किस तरह से जनरल एंट्री बनाते हैं ये भी हम देख चुके हैं, और किस तरह से जनरल एंट्री के आधार पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकता है ये भी मैंने बता दिया इसमें। ठीक है, तो अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।